रॉकफेलर क्लीवलैंड पर रुकने वाला नहीं था, उसे पूरा अमेरिका चाहिए था। 1870 के पूरे डेकेड में स्टैंडर्ड ऑयल पूरे देश में फैलती चली गई। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, बाल्टीमोर, हर शहर में वही पैटर्न। रेल रोड्स के साथ सीक्रेट डील्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से सबसे कम कॉस्ट, और जो अपनी रिफाइनरी बेचने को तैयार नहीं थे उनके खिलाफ बेरहमी से प्राइस वॉर्स। 1879 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनिंग कंट्रोल कर रही थी, मतलब हर 100 बैरल्स में से 90। ये बिजनेस नहीं था, ये मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब एक ही कंपनी पूरी इंडस्ट्री कंट्रोल कर ले, जब कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचे ही नहीं, जब कंपटीशन खत्म हो जाए। और मोनोपोली खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होता तो प्राइस डिसाइड करने वाला सिर्फ एक होता है, वो जो चाहे रेट रखे। कस्टमर क्या करेगा? जाएगा कहाँ? लेकिन यहीं रॉकफेलर की असली जीनियस सामने आती है। उसे पता था मोनोपोली के दो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, मोनोपोली इल्लीगल होती है, गवर्नमेंट इसे तोड़ सकती है। दूसरा, लोग मोनोपोली से नफरत करते हैं, और नफरत बहुत बड़ी ताकत होती है। पब्लिक रॉकफेलर से नफरत करती थी। उसे रॉबर बैरन कहा जाता था, अमेरिका का सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला आदमी। रॉकफेलर को दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए था, और उसने वो सॉल्यूशन ढूंढ लिया। लेकिन वो सॉल्यूशन क्या था, और कैसे उस सॉल्यूशन ने आज की हर बड़ी कंपनी के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ये समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1882 में रॉकफेलर के लॉयर्स ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसने कॉर्पोरेट अमेरिका की हिस्ट्री बदल दी। इस सॉल्यूशन का नाम था द स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट। अब समझो ये ट्रस्ट क्या था। उस जमाने में अमेरिका के हर स्टेट के अलग अलग लॉस थे। ओहायो की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी लीगली न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में कंपनीज खरीद नहीं सकती थी, लॉ अलाउ नहीं करता था। तो रॉकफेलर ने एक नया तरीका निकाला। उसने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का मतलब सिंपल शब्दों में समझो। मान लो 10 दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान एक बड़े सेठ को दे दी। कागजों पर हर दुकान का ओनर अलग अलग है, लेकिन असल कंट्रोल उस एक सेठ के पास है। दुकानें उसकी मुट्ठी में है। रॉकफेलर ने बिल्कुल यही किया। उसने अपनी सारी अलग अलग कंपनीज के शेयर्स एक ट्रस्ट में डाल दिए। इस ट्रस्ट को 41 लोग कंट्रोल करते थे, और वो सब रॉकफेलर के अपने आदमी थे। सबसे बड़ा हिस्सा खुद रॉकफेलर का था। कागजों पर 34 अलग अलग कंपनीज थीं, लेकिन असल में ओनर एक ही था। ये अमेरिका का पहला बड़ा कॉर्पोरेट ट्रस्ट था, और जैसे ही बाकी लोगों ने ये देखा, सब ने कॉपी कर लिया। शुगर का ट्रस्ट बना, टोबैको का ट्रस्ट बना, स्टील का ट्रस्ट बना, और यहीं से मॉडर्न होल्डिंग कंपनी का जन्म हुआ। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो खुद कुछ नहीं बनाती, बस दूसरी कंपनीज की ओनर होती है। आज एग्जांपल्स देखो। अल्फाबेट खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन गूगल उसका है, यूट्यूब उसका है, और भी कई कंपनीज उसकी है। मेटा खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन फेसबुक उसका है, इंस्टाग्राम उसका है, व्हाट्सएप उसका है। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोलियम है, जियो सिनेमा है, नेटवर्क 18 है। टाटा सन्स के नीचे टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाइटन है, ताज होटल्स है। अडानी ग्रुप के नीचे पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स हैं, पावर कंपनीज हैं, सीमेंट है, मीडिया है। ये सब 1882 के रॉकफेलर ट्रस्ट की औलादें हैं। 1904 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 91% ऑयल रिफाइनिंग और 85% ऑयल सेल्स कंट्रोल कर रही थी। रॉकफेलर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसकी नेट वर्थ थी $900 मिलियन, आज के हिसाब से $400 बिलियन से भी ज्यादा। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, अगर रॉकफेलर इतना पावरफुल था तो क्या वो कभी गिरा? जवाब है हाँ, और वहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। पब्लिक गुस्सा बढ़ता जा रहा था। न्यूज़पेपर्स रॉकफेलर की हर चाल एक्सपोज कर रहे थे। आइडा टाबल नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पूरी किताब लिख डाली, स्टैंडर्ड ऑयल की कहानी। उसने सब कुछ लिख दिया, रेल रोड्स के साथ सीक्रेट डील्स, प्राइस वॉर्स, कॉम्पिटिटर्स को क्रश करना। अमेरिका में गुस्सा अब पीक पर था। आखिरकार अमेरिका की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, स्टैंडर्ड ऑयल एक इल्लीगल मोनोपोली है। 1911 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया, स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग अलग कंपनीज में तोड़ दिया जाए। आमतौर पर तुम सोचोगे ये रॉकफेलर की हार थी, उसका एम्पायर टूट गया, गेम खत्म। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब स्टैंडर्ड ऑयल टूटी, रॉकफेलर के पास अब भी सारे 34 शेयर्स थे।
कंपनी टूटी लेकिन ओनर वही रहा। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क नाम बदलकर मोबिल बन गई। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया बन गई चेवरॉन। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ इंडियाना बन गई एमोको। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहायो बाद में बीपी ने खरीद ली। अगर तुम ध्यान दो तो ये सब नाम आज भी पेट्रोल पंप्स कम दिख जाते हैं। अब समझो पैसों का गेम। ब्रेकअप से पहले स्टैंडर्ड ऑयल का एक शेयर $660 का था। ब्रेकअप के बाद रॉकफेलर के पास 34 कंपनीज के शेयर्स हो गए और उन सब की कंबाइंड वैल्यू $900 पर शेयर से भी ज्यादा थी। मतलब रॉकफेलर की दौलत कम नहीं हुई, वो और ज्यादा अमीर हो गया। कैसे? क्योंकि जब एक मोनोपोली को 34 टुकड़ों में तोड़ा जाता है लेकिन हर टुकड़ा अपने एरिया में अब भी सबसे बड़ा होता है, तो तुम मोनोपोली तोड़ते नहीं हो, तुम बस उसके 34 वर्जन्स बना देते हो। हर टुकड़ा अपनी जगह राजा होता है। और 100 साल बाद क्या हुआ? उन 34 कंपनीज में से ज्यादातर फिर से आपस में जुड़ चुकी हैं। 1999 में एक्सन और मोबिल फिर से एक हो गई, एक्सन मोबिल। चेवरॉन ने कई पुरानी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनीज खरीद ली। बीपी ने एमोको खरीद ली। जो मोनोपोली 1911 में तोड़ी गई थी वो 100 सालों में चुपचाप वापस जुड़ गई, बस नाम बदल गए। सिस्टम ने खुद को तोड़ा लॉ से बचने के लिए और फिर धीरे धीरे बिना शोर मचाए खुद को वापस जोड़ लिया। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल रॉकफेलर की सबसे बड़ी लेगेसी नहीं है। असली लेगेसी है वो तरीका जो उसने इन्वेंट किया, वो सिस्टम, वो प्लेबुक। और इस प्लेबुक का सबसे क्लेवर चैप्टर था फिलैंथ्रोपी। 1913 में रॉकफेलर ने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाई। उसमें $250 मिलियन डोनेट किए, आज के हिसाब से टेंस ऑफ बिलियंस। फाउंडेशन ने मेडिकल रिसर्च को फंड किया, स्कूल्स और कॉलेजेस को फंड किया, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को फंड किया। ऊपर से देखो तो लगता है ये दान पुण्य है, लेकिन डेप्थ में देखो, इस फाउंडेशन की वजह से रॉकफेलर को टैक्स कम देना पड़ा। जो पैसा गवर्नमेंट को जाना था वो फाउंडेशन में चला गया। और फाउंडेशन पर कंट्रोल किसका था? रॉकफेलर का। इसका मतलब उसने डिसाइड किया कौन सी यूनिवर्सिटीज को पैसा मिलेगा, कौन सी रिसर्च होगी, कौन सा नॉलेज आगे बढ़ेगा। जो आदमी हजारों लोगों को बर्बाद कर चुका था अब वो दानवीर बन गया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने अमेरिका की मेडिकल एजुकेशन को शेप किया। जॉन्स हॉपकिंस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, स्टैंडर्ड ऑयल के केमिकल डिवीजन से ही बाद में कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज निकली। मतलब फाउंडेशन ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें रॉकफेलर की ही कंपनीज को फायदा होता रहा। आज हर बड़ा बिलियनर यही प्लेबुक यूज करता है। बिल गेट्स फाउंडेशन, जकरबर्ग इनिशिएटिव, वॉरेन बफेट का पैसा, इंडिया में रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट्स। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये टैक्स ऑप्टिमाइजेशन है, इमेज बिल्डिंग है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस है। रॉकफेलर ने मॉडल बनाया, आज के बिलियनर्स ने उसे पॉलिश कर दिया। रॉकफेलर फैमिली आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी पावर एक्सरसाइज करती है। डेविड रॉकफेलर, जॉन डी का पोता, 2017 में 101 साल की उम्र में मरा। वो चेज मैनहट्टन बैंक का चेयरमैन था, ट्राइलैटरल कमीशन का फाउंडर था, ग्लोबल फाइनेंस का सबसे पावरफुल नाम। 150 इयर्स हो चुके हैं जब जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल शुरू किया था। अब आज के टाइम में आते हैं। रॉकफेलर का सिस्टम सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो आज भी बिल्कुल जिंदा है। बस नाम बदल गए हैं, इंडस्ट्री बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, सिस्टम सेम है। Amazon को देखो, Amazon शुरू हुई थी एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में, सिर्फ किताबें। आज Amazon पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करती है। वेयर हाउसेज Amazon के अपने हैं, डिलीवरी ट्रक्स Amazon के अपने हैं, लास्ट माइल डिलीवरी Amazon का अपना नेटवर्क करता है, पेमेंट सिस्टम Amazon का अपना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये क्या है? ये इंटरनेट के कंप्यूटर्स हैं। दूसरी कंपनीज की वेबसाइट्स, एप्स, सर्विसेज सब Amazon के सर्वर्स पर चलती हैं। मतलब Amazon के कंपेटिटर्स भी Amazon के कंप्यूटर्स यूज करते हैं। AWS से Amazon साल का लाखों करोड़ रुपए कमाता है। ये रिटेल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। रॉकफेलर ने रिफाइनरीज, रेल रोड्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किया था। Amazon ने रिटेल, डिलीवरी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर लिया। मेथड सेम है, सिर्फ जमाना अलग है। Amazon हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी करती है। याद है रॉकफेलर कंपेटिटर्स को खरीद लेता था, Amazon ने भी यही किया। होल फूड्स खरीद ली, Zappos खरीद ली, ट्विच खरीद ली, रिंग खरीद ली, MGM स्टूडियोज खरीद ली और 100 से ज्यादा कंपनीज अक्वायर कर चुकी है।
और जब अमेज़ॉन किसी कंपेटिटर को खरीद नहीं सकती तो क्या करती है? उसके प्रोडक्ट की कॉपी बना लेती है। अमेज़ॉन पर जो स्मॉल सेलर्स बेचते हैं उनका डेटा अमेज़ॉन के पास जाता है। अमेज़ॉन देखती है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, फिर वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन बेसिक्स के नाम से खुद बना लेती है और सर्च रिजल्ट्स में अपने प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखा देती है। ये आज का प्राइस वॉर है, लीगल, बेयरली रेगुलेटेड और डेविस्टेटिंग। अब गूगल को देखो। गूगल का सर्च मार्केट शेयर 92% है। हर 100 में से 92 लोग गूगल पर ही सर्च करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑयल के 91% से भी ज़्यादा है। लेकिन गूगल को मोनोपोली नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि गूगल फ्री लगता है। तुम पैसे नहीं देते, लेकिन सच क्या है? तुम डेटा देते हो। तुम क्या सर्च करते हो, कहाँ जाते हो, क्या देखते हो, क्या खरीदते हो, ये सब डेटा गूगल कलेक्ट करता है और एडवर्टाइजर्स को बेचता है। मतलब तुम पेमेंट कर रहे हो, बस रुपयों में नहीं, इंफॉर्मेशन में। रॉकफेलर जिंदा होता तो इस मॉडल को देखकर मुस्कुराता। एक ऐसी मोनोपोली जहां लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो प्राइस चुका रहे हैं। अब फार्मा कंपनीज को देखो। यहां रॉकफेलर का सबसे पुराना वेपन यूज होता है, रेगुलेटरी कैप्चर। रूल बनाने वालों को अपने कंट्रोल में लेना। रॉकफेलर ने रेल रोड रूल्स अपने फेवर में बनवाए थे। आज फार्मा कंपनीज FDA जैसे रेगुलेटर्स को फीस के नाम पर फंड करती हैं, पेटेंट रूल्स को एक्सटेंड करवाने के लिए लॉबी करती हैं, और जो रेगुलेशंस उन पर लगते हैं अक्सर वही कंपनीज उन रूल्स को ड्राफ्ट करती हैं। मतलब जो रेगुलेट हो रही हैं वो ही रेगुलेशन लिख रही हैं। फार्मा कंपनीज रॉकफेलर की परफेक्ट स्टूडेंट्स हैं। अब बैंक्स को देखो। JP मॉर्गन चेज एक होल्डिंग कंपनी है। इसके नीचे रिटेल बैंक भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और कई और कंपनीज भी। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, सबका स्ट्रक्चर सेम है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो रूल्स बनाए गए बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर की वजह से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। रूल किस पर लगाओ, टॉप कंपनी पर या नीचे वाली कंपनीज पर? कागजों पर सब अलग हैं, रियलिटी में ओनर एक ही है। रॉकफेलर ने यह प्रॉब्लम 1882 में सॉल्व कर ली थी। बैंक्स ने 100 साल बाद उसी सॉल्यूशन को कॉपी किया। अब इंडिया पर वापस आते हैं। 2016 सितंबर, मुकेश अंबानी स्टेज पर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM। अनाउंसमेंट हुआ, जियो फ्री वॉइस कॉल्स, लाइफ टाइम फ्री, डेटा ऑलमोस्ट फ्री। पूरा देश पागल हो गया। सिम कार्ड्स के लिए लंबी लाइंस, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात, फ्री डेटा, फ्री कॉल्स। तुम्हें लगा फाइनली कोई कंपनी कॉमन आदमी के बारे में सोच रही है। लेकिन बिजनेस में कुछ भी फ्री नहीं होता। सवाल सिंपल है, इस फ्री का बिल किसने पे किया? आंसर है कंपटीशन ने। 2 साल के अंदर क्या हुआ? रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंकक्रप्ट, टाटा डोकोमो मर्ज्ड, एयरसेल बंद, वोडाफोन और आइडिया मर्ज्ड। 2016 में इंडिया में 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज थीं। 2020 तक सिर्फ 3 बचीं, जियो, एयरटेल और स्ट्रगलिंग वोडाफोन आइडिया। ये था क्लीवलैंड मैसेकर का इंडियन एडिशन। रॉकफेलर ने 1872 में केरोसिन चीप करके कंपेटिटर्स को मारा था। जियो ने 2016 में डेटा और कॉल्स फ्री करके कंपेटिटर्स को मारा। मेथड सेम, स्केल डिफरेंट, रिजल्ट सेम, मार्केट कंसोलिडेशन। और जियो सिर्फ टेलीकॉम नहीं है, जियो एक इकोसिस्टम है। जियो सिम, जियो मार्ट, जियो सिनेमा, जियो सावन, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, नेटवर्क 18। तुम सुबह उठते हो, जियो पर न्यूज़ देखते हो, कार में रिलायंस के पंप से पेट्रोल भरवाते हो, शॉपिंग रिलायंस रिटेल से, रात को जियो सिनेमा पर मैच देखते हो। तुम्हारा पूरा दिन एक ही इकोसिस्टम में निकल जाता है। ये रॉकफेलर का सपना था, कंज्यूमर के हर इंटरैक्शन पर एक ही कंपनी का कंट्रोल, ऑयल से लैंप तक। रिलायंस ने इंडिया में वो सपना पूरा कर दिया और यही रॉकफेलर का सिस्टम है आज। अब सवाल ये है, तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि सच ये है, सिस्टम से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम हर जगह है, पेट्रोल में, फोन में, इंटरनेट में, बैंक में, मेडिसिन्स में। हर रास्ता वापस सिस्टम के अंदर ही ले जाता है। इसलिए 3 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, एक्सेप्ट करो। मान लो बड़ी कंपनीज का कंट्रोल आज की दुनिया की रियलिटी है, इससे बदला नहीं जा सकता। जो कन्वीनियंस ये सिस्टम देता है उसका फायदा उठाओ। Amazon यूज करो क्योंकि सस्ता और फास्ट है।
गूगल यूज़ करो क्योंकि ईजी है, जियो यूज़ करो क्योंकि नेटवर्क है। मान लो पैसा ऊपर जाता रहेगा और अपनी ज़िंदगी जियो। ये सबसे आसान रास्ता है, लेकिन ये हार मान लेना है। दूसरा रास्ता, लड़ो। स्मॉल शॉप से खरीदो, चाहे महंगा पड़े। ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करो, चाहे उतने अच्छे ना हो। उन लीडर्स को वोट करो जो बड़ी कंपनीज को तोड़ना चाहते हैं। सिस्टम को कम एफिशिएंट बनाओ ताकि पावर कम हो। ये नोबल रास्ता है, लेकिन सच कहूँ ये थका देने वाला है और हिस्ट्री बताती है ये काम नहीं करता। सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तीसरा रास्ता, समझो। अगर तुम सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते तो सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाओ। जो कंपनीज मार्केट डोमिनेट करती हैं उनके ओनर बनो। कस्टमर सिर्फ मत रहो, शेयर होल्डर बनो। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अगर सिस्टम पैसा इन कंपनीज में कलेक्ट कर रहा है तो तुम भी उसी जगह खड़े हो जाओ। रॉकफेलर ने यही किया था। बाकी लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदते थे और वो सिस्टम का ओनर था। वो पैसा एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तुम उस लेवल पर नहीं, लेकिन अपने लेवल पर ये कर सकते हो। एक्सट्रैक्टेड मत बनो, एक्सट्रैक्टर बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ पैटर्न समझने की बात है। पैसा कैसे फ्लो करता है, और वो फ्लो 150 सालों से सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, और आगे भी वैसे ही रहेगा। क्योंकि ये सिस्टम अब लॉज में घुस चुका है, टैक्स रूल्स में घुस चुका है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में घुस चुका है। इससे लड़ना सही लगता है, लेकिन थका देता है। इससे भागना नामुमकिन है। इसे समझना समझदारी है, और इसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाना होशियारी है। जॉन डी रॉकफेलर 1937 में 97 साल की उम्र में मरा। उसने देखा स्टैंडर्ड ऑयल का कूटना, फिर देखा उसका वापस जुड़ना। उसने देखा अपने आइडियाज़ को हर इंडस्ट्री में फैलते हुए। उसने एक सिस्टम बनाया जो उसके बाद भी जिंदा रहा, और हम सब के बाद भी जिंदा रहेगा। वो सिस्टम है वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, कॉर्पोरेट ट्रस्ट्स, रेगुलेटरी कैप्चर, फिलैंथ्रोपिक इन्फ्लुएंस। सिंपल शब्दों में, हर स्टेप खुद कंट्रोल करना, कंपेटिटर्स को खत्म करना, कंपनीज का जाल बनाना, रूल्स बनाने वालों को कंट्रोल करना, और दान के जरिए अपनी इमेज चमकाना। ये स्टैंडर्ड ऑयल से शुरू हुआ, फिर स्टील में गया, रेल रोड्स में गया, टोबैको में गया, फिर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्नोलॉजी। आज ये सिस्टम इकोनॉमी के हर सेक्टर में है, और तुम इससे एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे देख सकते हो। और जब तुम देखना शुरू कर देते हो तो सब कुछ बदल जाता है। रॉकफेलर ने कहा था, कंपटीशन इज अ सिन। उसका मतलब लालच नहीं था, उसका मतलब था कंपटीशन में मेहनत और पैसा वेस्ट होता है। उसके हिसाब से कंसोलिडेशन नेचुरल एंड पॉइंट है। सबसे एफिशिएंट बचता है, बाकी हट जाते हैं, और वही कंट्रोल करता है। 150 साल बाद हम उसी सिस्टम में जी रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास वो चीज़ है जो ज़्यादा लोगों के पास नहीं, अवेयरनेस, समझ। तुम जानते हो सिस्टम कैसे काम करता है, तुम देख सकते हो पैसा कहाँ से निकलता है और कहाँ जमा होता है। तुम समझते हो जो चॉइस तुम्हें दिखाई जाती है वो अक्सर इल्यूजन होती है। ये नॉलेज पावर है। अब तुम अंधेरे में नहीं चल रहे, तुम सिस्टम से लड़कर थकोगे नहीं, तुम सिस्टम को इग्नोर करके लुटते नहीं रहोगे। तुम सिस्टम को समझोगे और उसके हिसाब से अपनी जगह बनाओगे। यही असली ताकत है, गेम को देख पाना। और एक बार जब तुम देख लेते हो तो तुम फिर कभी अनदेखा नहीं कर पाते। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने पहले कभी नहीं देखा, तो कमेंट्स में लिखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। सिस्टम को समझना पहला स्टेप है, उसमें पोजीशन लेना अगली लेवल है। चलो शुरू करते हैं।